और धातुएं, कार्बन और उसके भिन्न रूप देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? बी कार्बन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? कार्बन। उपर्युक्त तत्वों में सब सर्वाधिक यौगिक निर्माण करने की क्षमता कार्बन में होती है। निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, सब में कार्बन है। हीरा कार्बन का अपरूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है। जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फिर निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? ये कोयले का जलना। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयले का जलना। फिर कोयले का जलना सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है। इसके जलने से बहुतायत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है जो बंद कमरे में घुटन का कारण भी बनती है। निम्न में से कौन से केवल कार्बन से बना हुआ है? सी ग्रेफीन। निम्न में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? ग्रेफीन कार्बन का एक द्विआयामी अपरूप है। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन का एक पतली परत है जिसे नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? सी ऑक्सो कार्बन्स। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑक्सो कार्बन कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑक्सो कार्बन एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है। पेंसिल लेड है ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। लेड पेंसिल में होता है। सी ग्रेफाइट। लेड पेंसिल में होता है ग्रेफाइट। फिर है निम्न में से किसे एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? बी ग्रेफाइट को। निम्न में से किसे एक स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप एलोट्रॉप्स है या स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणु समषट्भुजों रेगुलर हेक्सागोनों की परतों में व्यवस्थित होते हैं। इनके परतों के मध्य क्षीण वांडरवॉल बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म सॉफ्ट और स्नेहक होता है। अगला कार्बन के तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उनको चिन्हित कीजिए जो उस टीम में सम्मिलित नहीं था। फैमेन सम्मिलित नहीं था। 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल अमेरिका, सर हैरोल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन तथा रिचर्ड ई स्मॉले को फ्लोरेंस जो कि कार्बन का अपरूप था की खोज के लिए रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणुसूत्र C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन्स रखा गया है। बकमिंस्टर फ्लोरीन है कार्बन यौगिकों का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन एक गोलीय फ्लोरीन अणु कार्बन का अपरूप है जिसका सूत्र C60 20 षटभुजों तथा 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं। फिर नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डी फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक। फ्लोरीन कार्बन का अणु है जो एक विशेष संरचना के लिए होता है। पहले फ्लोरीन अणु का निर्माण वर्ष 1985 में बकमिंस्टर फ्लोरीन C60 के नाम से किया गया था।
जबकि फ्लोरीन F परमाणु क्रमांक 9 एक रासायनिक तत्व है। निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? निम्नलिखित में से किस में कार्बन नहीं है? डी, बालू में। बालू में कार्बन नहीं है। हीरे कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जिसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जो स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट। निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? लिग्नाइट। कोयले के खनिजों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। लिग्नाइट 25 से 35%, सब बिटुमिनस 35 से 45%, फिर बिटुमिनस 45 से 85%, एंथ्रासाइट 85% से अधिक। अतः लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है जिनमें कार्बन उपस्थित रहता है। फिर है दोस्तों, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है? डी, एंथ्रासाइट। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक कार्बन अंश होता है? एंथ्रासाइट। फिर एक कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। ढलवा लोहा पिग आयरन में कार्बन की मात्रा लगभग 3.5 से 4.5% तक होती है, जो दिए गए अन्य विकल्पों में पिटवा लोहा में 0.04 से 0.08%, स्टील में 1.5%, मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% तथा 1 से अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? सी, गंधक। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? गंधक। नमक, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज, बर्फ, ग्रेफाइट इत्यादि क्रिस्टल की श्रेणी में आते हैं, जबकि गंधक क्रिस्टल की श्रेणी में नहीं आता है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच पर उत्कीर्ण किया गया खरोंचा जा सकता है हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से, एक्वारेजिया से, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। इनमें से कौन से कथन सही है? सी, 1 और 2 सही है। हीरा से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। हीरे का उपयोग कांच को काटने तथा उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने में होता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर उत्कीर्ण करने और खरोचने में होता है। कांच हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक भंडारण कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है। 1 कैरेट बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। कैरेट का उपयोग किसी हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम। फिर है ग्राफीन आजकल प्रायः सुर्खियों में रहता है। इसका क्या महत्व है? वह एक द्वि-आयामीय पदार्थ है और उसकी विद्युत चालकता उत्तम है। वह अब तक के जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। वह पूर्णतः सिलिकॉन से बना होता है और उसकी चाक्षुष पारदर्शिता उच्च होती है। उसका टच स्क्रीन LCD और कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4 सभी सही है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जो विलक्षण गुण प्रदर्शित करती है। इसकी खोज मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में कार्यरत 2 वैज्ञानिक आंद्रे जिम और कॉन्स्टांटिन नोवोसोलोव ने वर्ष 2004 में की थी। ग्राफीन ने आश्चर्यजनक गुणों को रेखांकित करने के कारण ही दोनों को वर्ष 2010 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जिम और नोवोसेलोव ने ग्राफीन को ग्रेफाइट के एक टुकड़े से निष्कर्षित किया था। ग्राफीन एक द्वि-आयामीय तत्व है। द्वि-आयामी होने का फायदा यह है कि इनसे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज्यादा सरल होता है। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे मजबूत भी है। विद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण हैं। यह लगभग पारदर्शी है। इसके बावजूद यह इतना घना है कि सबसे छोटा गैस
का अणु हीलियम भी इससे होकर गुजर नहीं सकता। ग्राफीन का इस्तेमाल कंप्यूटर चिप्स, कम्युनिकेशन डिवाइस और टच स्क्रीन आदि में किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ग्राफीन। ग्राफीन। फिर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उत्तर चयन करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है और वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। दूसरा, हीरा तांबा व लोहा से कठोर होता है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसका उत्तर 1 व 2 होगा। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बना देती है एवं वह उपयोग योग्य नहीं रहता है। हीरा तांबा व लोहे से कठोर है। आगे दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति से जल में अस्थायी कठोरता हो जाती है। इसके घुले रहने से जल को उबालने पर भी इसकी अस्थायी कठोरता दूर नहीं होती, अतः यह उपयोग योग्य नहीं रहता। हीरा सबसे कठोर होता है, यह किसी द्रव में नहीं घुलता तथा इस पर अम्ल, क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन होती है तथा वनस्पति घी के निर्माण में नाइट्रोजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन प्रयुक्त होता है। इस प्रकार कथन 1 एवं 2 सही है, जबकि कथन 3 और 4 गलत है। फिर है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? सी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। ग्रेफाइट स्लेटी काले रंग के चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है और यह कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट चूर्ण का उपयोग भारी मशीनों के स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहा जाता है। यह गर्म करने पर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सूखा बर्फ कहलाता है। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर है शुष्क बर्फ है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ है जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित धातुओं और धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? बी, सिलीनियम। निम्नलिखित और धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? सिलीनियम। विद्युत का चालन धात्विक गुण है। विद्युत का चालन धात्विक गुण है। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक प्रकृति बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है। अतः उपयुक्त में सर्वाधिक वैद्युत चालक सिलीनियम है। सिलीनियम एक और धातु है। भूरा सिलीनियम एक अर्धचालक है। यह अंधेरे की अपेक्षा प्रकाश में विद्युत का अच्छी प्रकार चालन करता है। इसकी खोज 1817 ईस्वी में स्वीडिश रसायन विज्ञानी बोरोन जोन्स जैकब बर्जीलियस ने की थी। अब हम लोग हाइड्रोजन और उसके यौगिक को देखते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तांबा में नहीं, हाइड्रोजन में नहीं होता। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक ट्राइट्रियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक कौन सा सूत्र होगा? XH4। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? XH4। X का हाइड्रोजन के साथ यौगिक निम्न प्रकार से बनेगा XH4। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 11.11%। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशत है 11.11%।
H2O जल का आणविक द्रव्यमान 2 + 16 18 ग्राम पर मोल। जल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर 2, इसलिए जल में हाइड्रोजन का प्रतिशत 2/18 × 100 11.11। हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन आधिक्य में जलकर 290 किलो जूल उष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी उष्मा उत्पन्न होगी? 580 किलो जूल। 580 किलो जूल। H2 हाइड्रोजन का 1 मोल होता है। हाइड्रोजन का 1 मोल बराबर 2 ग्राम। 4 ग्राम से उत्पन्न हाइड्रोजन 4 ग्राम से उत्पन्न ऊर्जा बराबर 290 × 2 580 किलो जूल। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। अगला है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? बी, हाइड्रोजन। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्वच्छतम दहन ईंधन है जिसके जलने से केवल जल उत्पन्न होता है, जबकि कोयला, मिट्टी का तेल और डीजल आदि जीवाश्म ईंधन या कार्बनिक ईंधन कहलाते हैं, जिनके जलने से वायुमंडल में CO2 आदि हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है D2O। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूट्रियम का ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला D2O है तथा भारी हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र D2 है। D2O रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व पानी के सापेक्ष 1.1 तथा हिमांक साधारण जल से थोड़ा अधिक होगा। हैवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक, मॉडरेटर व शीतलक, कूलेंट दोनों ही रूपों में किया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है, भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है। भारी जल एक प्रकार का A and B, शीतलक और मंदक दोनों है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी जल। गुरु जल क्या है? गुरु जल क्या है? गुरु जल ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन को गुरु जल कहा जाता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूट्रियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूट्रियम होता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. उरे ने। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? H.C. उरे ने। भारी पानी के खोजकर्ता अमेरिकी भौतिक रसायनज्ञ हेराल्ड क्लेटन उरे को वर्ष 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। भारी पानी का अनुभार होता है 20। भारी पानी का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुभार 20.030 ग्राम पर मोल होता है, जबकि साधारण जल का अनुभार 18.016 ग्राम पर मोल होता है। जल गैस है CO + H2 का। जल गैस है CO + H2 का। जल गैस या वाटर गैस एक कृत्रिम गैस, सिंथेसिस गैस है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन H2 मिश्रित होती है। जल गैस CO + H2 से मैथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। CO + 2H2 उत्प्रेरक CH3OH। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। कठोर जल उपयुक्त नहीं है पीने के लिए, सही बात है। साबुन से कपड़े धोने के लिए, ये भी सही बात है। बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, ये भी सही बात है। फसल की सिंचाई के लिए, ये सभी चारों के चारों सही है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। कठोर जल पीने में लवणीय लगते हैं। कपड़ा धोने पर इनसे झाग उत्पन्न नहीं होती, अतः कपड़ा धोने हेतु ये अनुपयुक्त होते हैं। बॉयलर्स में उबालने पर कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण सतह पर आकर जम जाते हैं तथा वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसमें उष्मा का संकेंद्रण
जल में बढ़ता जाता है और बॉयलर विस्फोट करके टूट जाता है। कठोर जल फसल की सिंचाई हेतु भी उपयुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि यह फसल के जाइलम को अवरुद्ध कर देते हैं, जिससे फसल कुंठित हो जाती है। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट्स। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 7। जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 7। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान 7, पानी का पीएच मान 7 है। पानी का शुद्धतम रूप क्या है? पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का पानी है। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। इसका पीएच मान 7 होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका विद्युत आघूर्ण अधिक है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। पानी एक ध्रुवीय विलायक है तथा इसका ध्रुवीय आघूर्ण अधिक होता है, अतः यह आयनिक लवणों का सुविलायक भी है। और शुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बी, क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विष संक्रामक बनाने में तथा पीने के पानी में रोगाणुनाशक की तरह होता है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम प्रासरण द्वारा। उत्क्रम प्रासरण रिवर्स ऑस्मोसिस छनन विधि द्वारा जल शोधन की एक विशिष्ट प्रक्रिया है। इस विधि से समुद्री जल को शुद्ध किया जाता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? सी, स्कंदन द्वारा। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन द्वारा। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी एलम को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, कोगुलेशन, उर्नन, फ्लोक्यूलेशन तथा अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन Na उत्प्रेरक 150 से 180 डिग्री सेल्सियस वनस्पति घी। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? निकेल। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण द्वारा बनता है। वनस्पति तेल प्लस हाइड्रोजन Na उत्प्रेरक 150 से 180 डिग्री सेल्सियस वनस्पति घी। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? बी, निकेल का। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? निकेल का। हाइड्रोजनीकरण का अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन की क्रिया द्वारा संतृप्त यौगिकों के प्राप्त करने से है। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए सामान्यतः निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन अक्रिय गैसें। दोस्तों, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है?
हीलियम। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हीलियम। आवर्त सारणी के समूह 18 में 6 तत्व हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनोन तथा रेडोन ये सभी सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय गैसें हैं। ये गैसें उत्कृष्ट धातुओं जैसे प्लेटिनम एवं गोल्ड, सोना के समान मुक्त अवस्था में पाई जाती है तथा इनमें रासायनिक क्रियाशीलता का अभाव है। अतः इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? बी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस में प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन का इस संदर्भ में दूसरा स्थान है जो वायुमंडल में लगभग 20.95% पाई जाती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में ऑर्गन 0.93% तथा कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% पाई जाती है। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होती है? 78 से 79%। कौन गैसीय चक्र नहीं है? H2। कौन गैसीय चक्र नहीं है? H2। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल एवं महासागर होते हैं। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र एवं जल चक्र प्रमुख है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। गोताखोरों के सांस लेने संबंधित क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलय होता है, हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा हीलियम का भी उपयोग किया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के स्थान पर किस गैस को मिश्रित किया जाता है? एक, हीलियम को। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? हीलियम को। अगला है दोस्तों, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? ए, हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? बी, सल्फर। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? सल्फर। सल्फर पौधों के लिए आवश्यक दीर्घ पोषक तत्व या सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? बी, अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? अष्टफलकीय। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील और कार्बनिक यौगिक है। इस अणु का आकार अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल एक ध्रुवीय यौगिक है तथा जल के अणुओं के मध्य एक प्रबल विद्युतीय क्षेत्र होता है जो गैसों के अणुओं में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित करता है। वे गैसें जिनमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु जल के अणुओं के साथ सरलता पूर्वक हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, जैसे अमोनिया। जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। जल किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति द्विध्रुवीय है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? ए, नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को हास्य गैस, लाफिंग गैस कहते हैं। इसे सूंघने पर हंसी आती है। इसे शल्य क्रिया के समय निश्चेतक एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस है बी, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? जेनॉन को। निम्नलिखित में से किस गैस को
स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जीनोन को। हवा में भारी जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक 54 वाली इस गैस की खोज विलियम रॉमसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सही नहीं है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बल्कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। N2O को हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। अन्य प्रश्नगत विकल्प के कथन सही है। आगे है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। नाइट्रोजन चक्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन का उसके भिन्न भिन्न रासायनिक रूपों में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन चक्र के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण, खनिजीकरण, नाइट्रीकरण, नाइट्रोजन मुक्ति प्रमुख है। नाइट्रोजन मुक्ति एक अवायवीय प्रक्रिया जो अनाइट्रिकी कारक जीवाणु द्वारा संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट तथा नाइट्राइट आयन का नाइट्रोजन में रूपांतरण होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बी, नाइट्रोजन। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है जिससे वायुयान के उतरते एवं रुकते समय टायरों में विस्फोट होने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाइट्रोजन गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना कम रहती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं तथा उनका भक्षण करते हैं? बी, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि स्थान पर पाए जाते हैं। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है नाइट्रोजन की। कीटभक्षी पौधे प्राय ऐसी भूमि में उगते हैं जहां नाइट्रोजन का अभाव होता है। ये पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पृथ्वी से नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को अवशोषित करके पूरा नहीं कर पाते। ये पौधे अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता कीटों को पकड़कर तथा उनका पाचन करके पूरा करते हैं। इस कार्य के लिए इनमें विशेष पोषण विधियां विकसित होती है। उदाहरण नेपेंथिस, डायोनिया, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया आदि। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? डी, नीला हरा शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सामान्य गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। सामान्यतः गुब्बारे में हीलियम गैस भरी होती है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील गैस है तथा वायु की ऑक्सीजन के साथ बहुत विस्फोटक के रूप में अभिक्रिया करती है। हीलियम गैस की गुब्बारों को उठाने की शक्ति हाइड्रोजन गैस की शक्ति का 92% भाग ही है, परंतु हीलियम गैस के अक्रिय तथा अज्वलनशील होने के कारण इसे वायु गुब्बारों में प्रयुक्त किया जाता है। अश्रु गैस है। अश्रु गैस भी क्लोरीन है। अश्रु गैस क्लोरीन है। अश्रु गैस क्लोरीन है। अश्रु गैस का प्रयोग कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इसके मानव नेत्र के संपर्क में आने से आंखों में जलन होती है और अश्रु टपकने लगते हैं।
अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो बेंजेल मेलोनाइट्राइल, एक्रोलिन आदि कुछ प्रमुख अश्रु गैस टीयर गैस हैं। अश्रु गैस में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं डी Cl2। निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं Cl2। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? आयोडीन। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर क्लोरीन एवं फ्लोरीन गैस है। ब्रोमीन द्रव है, जबकि आयोडीन एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है जिसमें चमक होती है। इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में विद्यमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH2CH2COOH है। यह सामान्यतः प्रोटीन में पाए जाने वाले 20 अमीनो अम्लों में सबसे छोटा होता है। यह ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। हैलोजन अत्यधिक अभिक्रियाशील और धात्विक तत्वों की श्रृंखला है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटेटीन, इनमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। गहरा लाल भूरा रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाली वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप पर रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के समूह 17 का सदस्य जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है बी ब्रोमीन। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीराहारी की तरह किया जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीरानाशक के रूप में किया जाता है। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन। सामान्य ताप पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था के रूप में होता है? ब्रोमीन। कमरे के मानक तापमान अर्थात केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं, यद्यपि सीजियम, रूबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फॉस्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे नियोन या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है। ट्यूबलाइट में भरी होती है कम दाब पर आर्गन गैस, कम दाब पर पारे की वाष्प। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प तथा एक अक्रिय गैस मुख्यतः आर्गन भरी होती है। साथ ही ट्यूबलाइट में प्रयुक्त कांच की आंतरिक सतह फॉस्फोर पाउडर से लेपित रहती है। अम्ल, क्षार तथा लवण। एसिड एंटासिड होते हैं। एंटासिड एक भस्म होते हैं। एंटासिड एक भस्म होते हैं। एंटासिड होते हैं। एंटासिड एक भस्म होते हैं। एंटासिड भस्म होते हैं। ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट आदि अवयवों से मिलकर बने होते हैं। इसका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज्यादा एसिड को कम करने तथा या उससे बनने से रोकने में किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोगों में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है बी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज या एक्वारेजिया या नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण है। यह अत्यंत संक्षारक अम्ल है। इसे अम्लराज या एक्वारेजिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम आदि नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इसका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। पीएच का मान, पीएच एक संख्या होती है जिससे पदार्थों की अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करते हैं। इसका मान 0 से 14 के मध्य होता है
जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय, वे अम्लीय होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान को द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों H+ की गतिविधि के सह लघुगणक के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 तक बदलता है। इसमें H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। पीएच में परिवर्तन डेल्टा पीएच बराबर pH2 माइनस pH1 6 माइनस 3। H+ आयन की सांद्रता का अनुपात H+2 H1 प्लस H+1 10⁻³ 0.001 1/1000 तथा अतः H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाएगी। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त एक से अधिक। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। आगे है पानी का पीएच मान है 7। पानी का पीएच मान है 7। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का पीएच है, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है क्षारीय होता है, तथा वह विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देता है अम्लीय होता है। वह विलयन जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है, जिसका तथा 7 से अधिक पीएच मान वाले विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्नानुसार विलयन लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, अतः वह क्षारीय है, जिसके कारण उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? ए 6। निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है? 6। रसायन उद्योगों में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सी H2SO4। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? H2SO4। रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मूल रासायनिक माना जाता है। H2SO4 का सर्वाधिक उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में किया जाता है। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में भी इसका प्रयोग होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का जल अपघटन होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 या नीला थोथा का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इसका जल अपघटन होता है। CuSO4 प्लस 2H2O CuOH का होल 2 प्लस H2SO4। इस प्रकार कॉपर सल्फेट से जल अपघटित होकर अम्लीय हो जाता है क्योंकि H2SO4 अधिक अम्लीय होता है, अतः विलयन अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार CuSO4 अधिक अम्लीय एवं कमजोर क्षार का यौगिक है। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड Ki संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडेट एवं सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? सी NH3। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? NH3। कथन और कारण है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है। इससे ऊष्मा और वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है।
जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का है। जल H2O में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति एसिडिक नेचर का होता है। सोडा वाटर में अधिक दाब प्रेशर पर गैस घुली रहती है। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? बी, CO2 के द्वारा। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। CaOH का होल 2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का अम्ल। अगला दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनता है अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। प्रश्नगत विकल्पों में केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नीला थोथा क्या है? नीला थोथा कॉपर सल्फेट है। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र CuSO4 with 5H2O है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है सी, कॉपर सल्फेट। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। पानी की टंकी में फंगी कवक को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फसलों की सुरक्षा हेतु कवकनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस है अमोनिया। अमोनिया के जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से सफेद धूम्र उत्पन्न करती है। फिर इसमें मिलान करना सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से। इसका भी आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। ए का 4 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट। फिर है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। और फिर है हाइपोसोडियम थायोसल्फेट। फिर इसको सुमेलित करना है दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 with half H2O। फिर सुमेलित करना है दोस्तों। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट NHCO3 एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर में होता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहलाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3।
बेकिंग सोडा है NaHCO3। बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में होता है, इसका सूत्र Na2CO3 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? बी 2 और 3। 2 और 3 सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है, इसका प्रयोग बेकरी उत्पादों में किया जाता है, जबकि निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का प्रयोग कपड़ा धोने के साबुन में किया जाता होता है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र या बेकमैन संयंत्र में होता है। अग्निशामक संयंत्रों में बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, अतः प्रश्नगत कथनों में से कथन 2 और 3 दोनों सही है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग किया जाता है। बी एंड सी स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में, स्वाद बढ़ाने में, सुरक्षित रखने में। मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG ग्लूटामिक अम्ल या सोडियम लवण है। यह प्राकृतिक रूप से अनेक खाद्य पदार्थों जैसे टमाटर, पनीर आदि में पाया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग स्वाद बढ़ाने एवं उसे सुरक्षित रखने हेतु किया जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? बी सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कॉमन साल्ट कहा जाता है। समुद्री भाग सागर में इसकी मात्रा कुछ घुलनशील ठोस का लगभग 75% होती है। समुद्री जल के वाष्पीकरण से नमक को उत्पादित किया जाता है, जो कि मानव भोजन का एक आवश्यक अंग है। आगे खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का अम्ल NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, NaCl KNO3। निम्नलिखित में से किस लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए? इसमें चारों विकल्पों में सभी पे डाउट है। सभी चारों विकल्प में दिए गए लवणों को प्रति खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कि आयोडीन युक्त नमक को भी, समुद्री नमक को भी, सेंधा नमक को भी, संसाधित साधारण नमक को भी। तो सभी चारों विकल्पों में दिए गए लवण को प्रतिदिन खाद्य नमक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ये सभी लवण आयोडीन युक्त हो सकते हैं। यदि प्रश्न में अंग्रेजी रूपांतरण पर विचार किया जाए तो समुद्री नमक सी साल्ट को खाने की मेज पर रखे जाने वाले नमक डाइनिंग साल्ट, टेबल साल्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाना इसलिए असुविधाजनक हो सकता है कि इसके दाने बड़े लार्ज ग्रेन्स होते हैं और अपेक्षाकृत नमी अधिक होती है। इस आधार पर विकल्प बी अभिष्ट विकल्प हो सकता है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। बेरियम और स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। बेरियम Ba++ तथा स्ट्रोंशियम Sr++ प्रकृति में मुक्त रूप में नहीं पाए जाते हैं। यह आवर्त सारणी के द्वितीय समूह में आते हैं। इस समूह के तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं। ये वातावरण के संपर्क में आते ही क्रिया करके अन्य यौगिकों का निर्माण करते हैं। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए जल में अधिक विलय होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? जल में अधिक विलय होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है तथा इससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती रहती है। यह एक ऐसा रसायन है जो सामान्य तौर पर ऑक्सीकरण के माध्यम से
रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है, परंतु अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। तनु अम्ल से इसकी अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। CaOCl2 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है CO2 गैस। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है CO2 गैस। इनो लवण को जल में डालने पर उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले बनाती है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति उपयोग होता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के लिए उनमें सोडियम थायोसल्फेट हाइपो का उपचायक की भांति उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट हाइपो एक रंगहीन क्रिस्टलीय तत्व है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में होता है। एंटी क्लोर वह तत्व है जो क्लोरीन की अधिकता को निष्प्रभावी करने में प्रयोग किए जाते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट रसायन का प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव एवं पॉजिटिव के अस्थायीकरण फिक्सर्स के रूप में होता है। इसका उपयोग चांदी और सोने के निष्कर्षण में भी किया जाता है। फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है ये सोडियम थायोसल्फेट का। सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। ये सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, ये सही सुमेलित नहीं है। अपनी यौगिकों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने यौगिक अल्कोहल में अविलय होते हैं। ठोस अवस्था में आयनी यौगिक विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। इनमें से कौन से कथन सही है? केवल एक सही है। आयनिक यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर अपने धनायन एवं ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं, अतः ये अल्कोहल में अविलय होते हैं। जैसे NaCl, KCl ठोस अवस्था में आयनी यौगिकों में मुक्त या गतिशील इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता। निम्न में से कौन सा सबसे अधिक सयान है? सी, शहद। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सयान है? शहद। सयानता किसी तरल का वह गुण जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है। दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक सयान शहद है।